लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 40 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। गोमती और राधे मोहन का जोड़ा एक बड़ी मजेदार चीज थी। उसे स्त्री पुरुष न कहकर स्त्री पुरुष की तस्वीर कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। राधे मोहन में जरा सी एक भावुकता और यत्किंचित कलात्मकता थी। इतने ही से वो पूरी तरह अपनी पत्नी का भक्त था। वो भक्ति दासता की सीमा को छू रही थी। उसके पति प्रेम में अनेक प्रकार की बेहूदगियां थीं, जिनमें एक बेहूदगी उसकी नम्रता थी। गोमती एक अति साधारण बुद्धि की औरत थी। अभी उसकी उम्र भी कच्ची थी और बुद्धि भी। साधारणतया उसे सुंदर कहा जा सकता था। उसका शरीर भरा भरा, चेहरा गोल, नाक नक्श सलोने और सीना उभारदार था। स्वस्थता की चमक उसके गालों पर थी। यत्किंचित मोटे होंठ और नाक के जरा फूले हुए नथने उसकी विलासी प्रकृति को व्यक्त करते थे, परंतु उसमें न विचारों की उच्चता थी न साहस। वो एक पिंजरे में बंद पालतू कबूतरी थी। पिंजरे के बाहर भी एक संसार है, इसका उसे ज्ञान न था। मर्द के नाम पर उसने केवल अपने पति को देखा था, पर उसके पति में मर्द का कोई लक्षण ही न था। न वो कठोर था न दृढ़। उसमें स्त्रियोचित लज्जा, कोमलता और प्रेम का बाहुल्य था। उम्र अभी उसकी भी कच्ची ही थी। स्त्री के नाम पर उसने भी अभी केवल गोमती ही को जाना माना था, और वो उसमें इस कदर डूबा हुआ था कि दुनिया में कोई और भी औरत है इसे देखने की उसे फुर्सत ही नहीं थी। कल्पना उसके जीवन में बहुत थी। साहित्य में, कविता में तो कल्पना बहुत काम देती है, पर जीवन में कल्पना का मूल्य कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं होता। जीवन तो एक ठोस सत्य है, पर इस गंभीर रहस्य को भला वो तरुण क्या जानता था। वो उच्च शिक्षित भी न था। यद्यपि उसने बीए तक की शिक्षा पाई थी, पर ये कोरी शिक्षा ही थी। उससे उसके मन का कोई परिष्कार नहीं हुआ था। अतः ना तो उसमें संसार में रहने की कोई योग्यता ही थी, ना अनुभव। इस प्रकार के दयनीय मूर्ख तरुण जैसा राधे मोहन था, दुनिया में बहुत हैं। वे सब अपने जीवन में ठोकरें खाते और गिरते पड़ते ही उम्र काटा करते हैं। उन्हें न जीवन का श्रेय प्राप्त होता है न उत्कर्ष, भले ही वे उच्च कोटि के शिक्षित या धनी हो जाएं। जुगनू की उस दावत के बाद इन दोनों पति पत्नी में एक गृह युद्ध आरंभ हो गया। राधे मोहन कहता था, तुमने तो उसके सामने अपनी मूर्खता का प्रदर्शन किया, मेरी बड़ी भद्द हुई। मैंने तुम्हारी उससे बड़ी बड़ी तारीफें की थीं, मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। जवाब में गोमती कहती, बेवकूफ मैंने ही तुम हो। क्या जरूरत है कि औरत पराये मर्द के सामने आए हंसी ठिठोली करे। तुम्हारे वे दोस्त हैं, तुमने दावत दी, चलो ठीक हुआ, पर मैं भी उसकी हाजिरी बजाऊं, इसकी क्या जरूरत है। बहुत जरूरत है। आजकल के जमाने में पढ़ी लिखी औरतें पर्दे में नहीं रहती, सबसे मिलती बात करती हैं। जो ऐसा नहीं करती वे सोशल नहीं कहलाती, वे जाहिल होती हैं। तुम्हें जाहिल ही अच्छी। मेरे साथ रहकर तुम जाहिल नहीं रह सकती। तो क्या मैं दुनिया के सामने नाचूं? नाचना गाना भी कला है, तुम्हें वो भी सीखना चाहिए। आजकल तो नाचना गाना दहेज से भी बढ़कर जरूरी हो गया है। जो लड़की नाचना गाना नहीं जानती उसका ब्याह नहीं होता। खैर, तब मुझे ब्याह नहीं करना है, मेरा ब्याह हो चुका। पर तुमको मेरी इज्जत का ख्याल रखना जरूरी है। पराये मर्दों के साथ तुम्हारी औरत बेहया बनकर हंसी ठिठोली करे, यही तुम्हारी इज्जत है। कोई मर्द इस बात को पसंद नहीं कर सकता। इतने बड़े घरों की औरतें सबसे मिलती हैं, सभा सोसाइटी में जाती हैं, उनके आदमी मर्द नहीं है। हाँ, नहीं है, सब नामर्द हैं। तो तुम मुझे भी नामर्द ही समझती होगी। तुम तो नामर्द हो ही। क्या पिटना चाहती हो? औरत को पीटने से ही क्या तुम मर्द बन जाओगे? कहता हूं मुझे गुस्सा न दिलाओ। कहती हूं जरा गुस्सा करो। मर्द नहीं तो मर्द की गैरत ही शायद तुम्हें पैदा हो जाए। राधे मोहन को जवाब नहीं सूझा। वो जोर जोर से सांस लेते हुए और मुट्ठियां भींचे हुए तेजी से घर से बाहर निकल गया। गोमती का घर बहुत छोटा था। एक छोटा सा सोने का कमरा जो दिन में बैठक का काम भी देता था, एक रसोईघर और जरा सा सहन। सहन में और किराएदारों का भी हिस्सा था। वो चींटी की भांति अपनी घर गृहस्थी में लगी रहती थी। घर की झाड़ बुहार, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सीना पिरोना। वो इस कड़े परिश्रम की बचपन से अभ्यस्त थी। गुनगुनाती जाती थी और काम करती जाती थी। संगीत वो न जानती थी, ना उसका उसे ज्ञान था,
पर मन की नैसर्गिक तरंगों में वो चिड़ियों की चहक के समान चहकती रहती थी। सच पूछा जाए तो वो अपने आप से अज्ञात थी, अपने स्त्रीत्व से भी और अपने यौवन की भूख से भी। फिर भी उसके जीवन में एक उत्सुकता का पुट था। वो प्रत्येक नई बात को चाव से देखती थी। बहुत कम उसे घर से बाहर निकलने के अवसर मिले थे। बहुत कम वो नए आदमियों के संपर्क में आई थी। खासकर गैर मर्दों में तो ये जुगनू ही पहला आदमी था जिसे धकेल कर उसका पति जबरदस्ती अपनी पत्नी के अधिक निकट लाना चाहता था। जवाब में गोमती ने यद्यपि उसे अपनी नैसर्गिक विरोध सामर्थ्य से परे धकेल दिया था, पर इस धक्कापेल में कहीं उसके स्त्रीत्व को जुगनू का पुरुष छू गया। उस स्पर्श को गोमती ने समझा जैसे कोई गंदगी के छींटे उसकी उज्ज्वल साड़ी पर पड़ गए। इसी से वो बहुत नाराज हो उठी, परंतु उसकी नाराजगी का कारण जो ये छींटे थे उन्हें वो बार बार देखने लगी, क्रोध से, क्षोभ से, विद्वेष से। और जब इसी प्रश्न को लेकर उसके पति से उसका वाद विवाद हुआ तो वो खींच कर अपने विरोध विद्रोह को पुष्ट कर उठी। इन सब कारणों से एक बात हुई कि उसकी चेतना में वे छींटे, अभिप्राय ये कि उस परपुरुष की स्मृति अज्ञात ही में अंकित हो गई। पति के वाग युद्ध में परास्त होकर घर से भाग जाने के बाद वो निर्द्वंद्व रूप में जुगनू के संबंध में सोचने लगी, परंतु उसका सोचना अब उन सब विरोधी बातों से संबंधित न था, केवल जुगनू के पुरुष व्यक्तित्व के संबंध में था। स्पष्ट ही उसके मानस पटल पर अब तक एक ही पुरुष मूर्ति थी, राधे मोहन की, और अब उसी के बराबर दूसरी मूर्ति आ खड़ी हुई, जुगनू की। अयाचित भाव से ही उसे दोनों की तुलना करनी पड़ी। उसकी एक ओर पति था, अस्थिर चित्त, ढीला ढाला, कोमल, स्त्रीण गुणों से युक्त, जो उसकी जरा सी डांट खाकर उसके तलवे सहलाता था, व्यंग सुनकर हंस देता था। दूसरी ओर जुगनू, एक सुडौल सुदृढ़ शरीर, संयत हास, प्यारी चितवन, विशाल वक्ष। पहली बार उसे भान हुआ कि वो पुरुष जो स्त्री का आलम्बन है, उसका चरम रूप उसका पति नहीं है। उससे उत्कृष्ट और पुरुष भी हैं। उनमें एक ये मुंशी है। कितनी मिठास थी उसकी हंसी में, कितना अच्छा लगता था उसका भाभी कहना, कितनी प्यास थी उसकी चितवन में। परंतु परंतु जैसे वो एकाएक चौंक उठी। वो मेरा कौन है? परपुरुष है, मैं क्यों उसकी ओर देखूं? मेरा आदमी तो वो है नहीं। नहीं नहीं, उसके यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा आदमी जैसा है वैसा है, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। ये पहला ही अवसर गोमती के जीवन में था जबकि उसका नारीत्व और पत्नीत्व अपनी अपनी रुचि और चाह पर उसके अंतर में द्वंद्व कर रहे थे। विचारणीय विषय ऐसे भी होते हैं, ये उसने आज से पहले समझा ही नहीं था। अंतर्द्वंद्व अंततः खत्म हुआ या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता, पर उसने समझा कि खत्म हो गया। उसके पत्नीत्व ने नारीत्व को पछाड़ दिया। उसने मन ही मन निर्णय किया, वो मुंशी मेरा कौन है? क्यों मैं उसकी बात सोचूं? अब वो हमारे घर नहीं आने पाएगा, नहीं आने पाएगा। इस प्रकार उसके पत्नीत्व ने उसके नारीत्व को परास्त तो कर दिया, पर परास्त नारीत्व ने विद्रोह करना आरंभ कर दिया। घर के हर कोने में खाते पीते सोते उठते बैठते हर जगह उसका नारीत्व उंगली पकड़कर जुगनू को उसके सामने ला खड़ा करने लगा, और जुगनू हर बार मुस्कुराकर नमस्ते भाभी जी कहकर उसे परेशान करने लगा। कभी वही अश्लील नंगी गजल के टूटे फूटे टुकड़े, और उसके बाद वही हंसी ठहाका, वही वज्रवक्ष, वही सुडौल दांत, वही सलोनी मूर्ति। गोमती को घर का काम धंधा करना दूभर हो गया। सोना उठना बैठना कठिन हो गया। उसने देखा वो परपुरुष उसके नारीत्व की कलाई कसकर पकड़े उसी के घर आंगन में हंसता हुआ घूम रहा है, और ये सब देख कर उसका पति निर्लज्ज हास कर रहा है। गोमती का पत्नीत्व क्रुद्ध स्वर में कह रहा है, अरे नामर्द, कुछ तो शर्म कर, जरा मेरा हाथ थाम, मुझे सहारा दे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 40, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।